बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीमुल्लाह बाजवा और प्रोग्राम करंट अफेयर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। मेरे साथ मौजूद हैं अता कसूरी साहब और आज हम लेकर आए हैं बहुत ही शानदार ख़बर भी एक, जो कि बड़ी खुशी वाली ख़बर है और एक त्यौहार है लोहड़ी का, और दूसरी ख़बर जो अमेरिका में आग लगी उस पर बातचीत करते। सबसे पहले मैं अता साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह बाजवा साहब, आप सुने खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी, शुक्र है अल्लाह का। तो पहला मेरा ये सवाल है आपसे, ये है जिस पे हम बातचीत का आगाज़ करने वाले हैं कि कल जो इलेक्शन हुआ है बार का, उसमें जो जीत हुई पूरे पैनल की, उस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाजवा साहब, सबसे पहले तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जो करंट अफेयर जो कसूर के डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी ख़बर थी, वो यकीनन हमारे डिस्ट्रिक्ट बार कसूर के इंतखाबात थे जी। और जो अगर हम डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की बात करें तो सबसे पहले तो हमारे वकला भाइयों को ये क्रेडिट ज़रूर जाता है कि वो हर साल जो है वो इंतखाबात का इनेकाद करके अपनी नई क़यादत को सामने लाते हैं और वोट के ज़रिए वो तब्दीली का अमल जो है वो उसको मुकम्मल करते हैं जी। इस मरतबा भी आज़ाद पैनल और इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद पैनल यानी दो ग्रुप्स के दरमियान मुकाबला था। तो इस मरतबा जो है वो आज़ाद पैनल ने दोबारा रिपीट किया है। चौधरी अहमद लतीफ़ साहब 1152 वोट लेकर प्रेसिडेंट, जबकि राव शहजाद जो उन्हीं के पैनल से तल्लुक़ रखते हैं वो 1133 वोट लेकर जो है वो जनरल सेक्रेटरी बार मुंतखब हुए हैं। जबकि उनके जो हरीफ हैं उन्होंने मार मोहम्मद सलीम साहब ने इत्तफाक और इत्तेहाद पैनल के प्लेटफॉर्म से 712 वोट लिए हैं जी। जबकि सदाकत अली साहब जो जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं उन्होंने उनसे ज़्यादा वोट ली हैं। 757 वोट लेकर वो जनरल सेक्रेटरी की जो शिप थी उससे वो रनर अप जो है वो रहे हैं। अगर हम बात करें तो 440 वोट की लीड जो है वो चौधरी अहमद लतीफ़ साहब ने वो हासिल की है। और अगर हम ये बात करें कि आज़ाद पैनल, इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद जो पैनल था ये कब का मर्ज़ वजूद में आया, तो एक वक़्त था बाजवा साहब जब हम भी छोटे थे तो डिस्ट्रिक्ट बार में दो वकला के धड़े होते थे, दो पैनल होते थे। एक को इत्तफ़ाक़ का नाम दिया जाता था और दूसरा इत्तेहाद पैनल होता था। हुआ कुछ यूँ कि पिछले 2-4 साल जो है उससे कबल वकला जो हैं वो ख़ास तौर पर जो नौजवान वकला हैं उन्होंने इस मरतबा जो है वो बुज़ुर्गों का जो एक सिलसिला था यहाँ पर, वो यहाँ के जो बार के बुज़ुर्ग थे वो ही अनाउंसमेंट्स वो करते थे और जो नौजवान वकला थे उनको मौका कम मिलता था जी। इस वजह से जो है वो मलक रियाज़ अहमद ख़ान साहब जो मेंबर हैं पंजाब बार कौंसिल के, उन्होंने और स्पेशली मलक बरादरान और इसमें हमारे सरदार फ़ाखर साहब साबक जो डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट रहे हैं उन्होंने, और मिर्ज़ा नसीमुल हसन उन्होंने, और उनके साथ साथ जो चौधरी असद अली साहब और मुख्तलिफ जो नौजवान जो लीडरान हैं उन्होंने ये फ़ैसला किया, और अली गौहर अंसारी साहब का इसमें कलीदी किरदार था। तो इन्होंने ये फ़ैसला किया कि अब हम जो रवायती यहाँ पे सिलसिला है इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद का हमने वो नहीं करना। उन्होंने एक तीसरा पैनल आज़ाद पैनल के नाम से जो है वो लॉन्च किया और फिर उस इलेक्शन में जो है वो उन्होंने कामयाबी हासिल की। फिर एक वक़्त ऐसा आया कि जो माजी के जो हरीफ थे वो यकजान हुए और इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद पैनल एक हो गया और इनका मुकाबला जो था वो आज़ाद पैनल से वो स्टार्ट हुआ। तो बाजवा साहब, अब ये दिलचस्प सूरत हाल इस इलेक्शन में रही कि इस मरतबा अहमद लतीफ़ साहब जो थे वो जनरल सेक्रेटरी, चूँकि पिछले साल वो थे, उन्होंने रिपीटेडली जो है वो इस मरतबा प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा और उनके साथ राव शहजाद अहमद ख़ान जो मेरे छोटे भाई हैं और राजा जंग से उनका तल्लुक़ है, सॉरी राव खान वाला से उनका तल्लुक़ है। मेरे बहुत प्यारे भाई राव इरफान अहमद ख़ान के वो छोटे भाई हैं। तो उन्होंने जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन जो है वो लड़ा है और एक हैरत अंगेज़ तौर पर तब्दीली ये आई कि नौजवान वकला ने, बुज़ुर्ग वकला ने जो है वो इनको दोबारा
रिपीट किया है इन्होंने, और यकीनन ये एक अच्छी कारकर्दगी और अपने दोस्तों के काम आना और काम करना और बार की सूरत हाल में अपने आप को बेहतर अंदाज से परफॉर्मिंग वो देना, वो यकीनन ये बड़े फैक्टर होते हैं। और इस मर्तबा हमने देखा कि चौधरी अहमद लतीफ़ साहब ने जो चौधरी मोहम्मद लतीफ़ साहब के बेटे हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो बार के अंदर काम किया और अपनी बार को उन्होंने बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से चलाया। बाजवा साहब, ये बहुत दिलचस्प सूरत हाल वो थी और लोग आम तौर पर ये तासुर ले रहे थे कि पैसा इस मर्तबा इन्वॉल्व होगा, यकीनन हुआ होगा जो आम रूटीन में होता है, मगर मार सलीम को जो है वो एक संजीदा कैंडिडेट के तौर पर लिया जा रहा था और बिल्कुल उन्होंने मुकाबला भी किया, मगर आज़ाद लोगों ने जो है वो इस मर्तबा बहरहाल बार से जो है वो अपने सिस्टम से आज़ादी हासिल करके दोबारा कामयाबी वो हासिल की है। अच्छा, आपने बहुत सारी तफसील के साथ ये बताया, वाकई मेरे लिए कुछ हैरानकुन बातें हैं, सरप्राइज़ हैं, क्योंकि मैं इतना इन्वॉल्व नहीं रहता यहाँ के कचहरी कोर्ट कचहरी के चक्करों में। तो मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ कि हाजी अकरम ज़की साहब के काफ़ी करीबी अजीज़ हैं ये अहमद लतीफ़ साहब, जी जी, तो हाजी अकरम ज़की साहब का कितना कंट्रीब्यूशन है इसमें? देखिए, ज़की फैमिली का वो हिस्सा है जी। चौधरी अहमद लतीफ़ साहब उनके अजीज़ हैं, बेटे हैं, और यकीनन जो है वो हाजी साहब ने भी अपने बड़े होने का जो एक सिलसिला होता है वो दिखाया है और बड़ा बनकर उन्होंने इलेक्शन में पूरी तरह चौधरी अहमद लतीफ़ साहब को सपोर्ट किया है। उनके जो बेटे हैं हसीब अफजल ज़की साहब, नुमान अकरम ज़की, वसीम अकरम ज़की, वो दिन रात वो कैंपेन का हिस्सा थे। अगर हम यही बात करें कि खाली जो ज़की ख़ानदान है उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन मैं ये समझता हूँ अहमद लतीफ़ साहब ये समझते हैं और बार के जो जीतने वाले लोग हैं वो ये समझते हैं कि मलक बरादरान जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, मलक मोहम्मद अहमद ख़ान, मलक रियाज़ अहमद ख़ान और उनके साथ साथ जो नौजवान वकला हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो ज़की ख़ानदान और उनके साथ साथ चौधरी अहमद लतीफ़ साहब हैं उन पर एतमाद का इजहार किया है। और यकीनन हाजी अकरम ज़की साहब जो हमारे चेयरमैन भी हैं C49 चैनल के, आपको पता है उनके मुतल्लिक़ ये बड़ा मशहूर है कि वो यारों के यार हैं और वो अपने दोस्तों को वो जो है वो खुशी और गमी के मौके पर तनख्वाह नहीं छोड़ते। और ये चूँकि इलेक्शन उनके लिए भी एक बका का था, तो कल भी हमने देखा कि वहाँ पर जो है वो ज़की लॉ चैम्बर में बहुत ज़्यादा दोस्त अहबाब का आने और जाने का सिलसिला जारी रहा। मिर्ज़ा नसीमुल हसन एडवोकेट साहब के जो चैम्बर हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा जो है वो नौजवान वकला वो आते और जाते रहे और बहुत ज़्यादा जो है वो खिदमत नुमान अकरम ज़की साहब, वसीम अकरम ज़की साहब और हसीब ज़की साहब प्रैक्टिकली तौर पर वो वहाँ पे करते हुए नज़र आए। और बाजवा साहब, सबसे जो बड़ी बात है वो ये थी कि कल हमने देखा कि जो बार के इलेक्शन है उसमें हमारी पुलिस की तरफ से जो सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतज़ामात हमें देखने को मिले। वहाँ पर जो है वो बिल्कुल मेरिट पर बड़े ही शफाफ अंदाज से जो है वो इलेक्शन का इनेकाद हुआ। और आप भी समझते हैं, देखते हैं, कल हमने भी देखा कि जो वोटर जो थे वोट वो डाल रहे थे, तो हमें ये फ़ायदा हुआ ख़ास तौर पर मीडिया को और हमारे जो वकला भाई हैं कि जब पोलिंग का अमल ख़त्म हुआ तो फौरी तौर पर जो है वो एक कंप्यूटराइज्ड जो है वो इलेक्शन का जो रिज़ल्ट था वो सामने आ गया और उसमें एक जो वो होता है कि ये अकाउंटिंग हो रही है और ये हो रहा है और वो हो रहा है, उससे भी यकीनन जो है वो जो टाइम था वो बच चुका था। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सबसे बड़ा ये फ़ायदा था कि वहाँ पर जो धांधली का अमल था वो नहीं हो सका। तो इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद भी करते हैं कि कसूर पुलिस ने कल जिस तरह सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात किए हैं, DPO कसूर की
सरबराही में जो DSP सिटी साहब हैं, जो DSP सदर सर्कल हैं, SHO B, SHO सिटी, SHO सदर, SHO राजा जंग, SHO गंडा सिंह और जो मुख्तलिफ जो जगहों से कोई 7-8 के करीब SHO साहबान वहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। तो यकीनन हम उम्मीद करते हैं कि कसूर में अमन व अमान के क़याम में भी पुलिस इसी तरह अपना रोल जो है वो प्ले करती रहे। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ज़की ब्रदर्स की फखरिया पेशकश, बिजनेस क्लास डाइवो एक्सप्रेस, कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी, पुरसकून माहौल, आरामदेह, तेज तर और महफूज तरीन सर्विस, कुशादा सीट्स, हर सीट के सामने DVD की सहूलत, अपनी पसंद की तिलावत कुरान पाक, नाज शरीफ सुने या अपनी पसंद का ड्रामा और मूवी देखें। पुरलुत्फ सफर ज़की डाइवो बस सर्विस के साथ। ज़की ब्रदर्स के सर्विस टाइम्स: कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 9:30 पर, दूसरा टाइम दोपहर 11 बजे, तीसरा टाइम रात 9:30 पर। कसूर से साहिवाल रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 12 बजे, तीसरा टाइम शाम 4 बजे। कसूर से फैसलाबाद रोजाना 2 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम 1:45 पर दोपहर में। कसूर से सियालकोट रोजाना सुबह 8 बजे। कसूर से मुल्तान सुबह 7 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 2:30 बजे। कसूर से बहावलनगर चिश्तियाँ रोजाना सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे। इसके अलावा लाहौर के लिए हर 10 मिनट बाद सर्विस जारी है। आज ही अपनी एडवांस सीट की बुकिंग करवाएं। फोन नंबर 0300 9465 990। ज़की ब्रदर्स डाइवो बस सर्विस, शहबाज खान रोड, कश्मीर चौक, कसूर। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर करंट अफेयर लेकर। जी सर, कैसे हैं आप? अब कौन सा सवाल पूछेंगे आप? बाजवा साहब, अब हमें बात करनी चाहिए अमेरिका पर। वहाँ पर जो अल्लाह ताला की तरफ से एक जो है वो अजाब आया हुआ है और उसमें बहुत ज़्यादा घमंड और बहुत ज़्यादा अपनी ताकत पर नाज किया जा रहा था। तो इस हवाला से हमें गुफ्तगू करनी चाहिए। तो आप उस हवाला से हमें, हमारे जो नाजरीन हैं उनको बताएं कि वहाँ पर इस वक्त करंट क्या सिचुएशन है। जी, करंट इस वक्त बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। आज 5वां रोज़ है आग लगी को, और ये आग ऐसे लगी थी कि जंगल में आग लगी किसी तरीके से, तो फिर वो 120 या 30 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली और वो हवा जो थी उठाकर आग को शहरों में ले आई और इतनी ज़्यादा मुतासर हुई। फिर वो कोई घर नहीं रहा, कोई बंगला नहीं रहा, कोई गाड़ी नहीं रही। सफ़ाई हस्ती से 2 शहर मिट गए उनके। और हॉलीवुड था जो एक शहर उनका, जहाँ फिल्म इंडस्ट्री उनकी, तो वो भी बुरी तरह तहस नहस हो गया, जलकर खाक हो गया वो पूरा शहर ही। और 5 लाख लोग बेघर हो गए सर, 5 लाख लोग। उनके कैंप लग गए हैं, 9 पनागज़ीन कैंप लग चुके हैं। और मैक्सिको ने अमदादी टीमें, साथ ही मैक्सिको की सरहद है, तो उन्होंने अमदादी टीमें भेजनी शुरू कर दी हैं। अमदाद तो अमेरिका को भी मिलनी शुरू हो गई, जो लोगों को अमदाद देता था। अल्लाह का कहर बनकर वहाँ पे हुआ। और एक एक्टर है जेम्स वुड, हॉलीवुड का एक्टर है, उसने कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले एक ट्वीट किया था अपने अकाउंट से कि एक माँ एक बच्ची को लेकर बैठी हुई फ़लस्तीन में बेघर होकर, तो वो कह रहा था ऐसा ही इन मुसलमानों के साथ होना चाहिए, मुझे बहुत खुशी है, ये दफ़ा हो जाए यहाँ से। इस तरह के कुछ अल्फाज थे उसके, और अल्लाह को वो अल्फाज पसंद नहीं आए। उसका घर तहस नहस हो गया, खाकस्तर हो गया, सफ़ाई हस्ती से मिट गया, और वो CNN पे बैठ कर रो रहा था। ये इंतकाम कुदरत है, कुदरत ने इंतकाम लिया उससे। और नूरा फतेह एक इंडियन एक्ट्रेस है, बहुत ही बोल्ड किस्म की वो एक्ट्रेस है, उसका घर भी उधर था, वो भी बिल्कुल जलकर खाक हो गया। ये जो लोग बेराह रवि का शिकार होते हैं अल्लाह की पकड़ में, फिर उन्होंने आना ही आना होता है। और 5 लाख लोग बेघर हो गए हैं। और वहाँ पर एक और बात है कि अमेरिका जैसे मुल्क में भी लूट मार शुरू हो गई है।
وہ اس شہروں میں کیونکہ کھانے پینے کی قلت ہو گئی تو لوٹ مار شروع ہو گئی. یہ وہاں کے باجوہ صاحب لوہڑی کا جو تہوار ہے اس کو آج منایا جا رہا ہے, کوئی اس پہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے روشنی ڈالیں گے؟ جی بالکل. لوہڑی کا تہوار جو ہے نا یہ پنجاب ہے جو اس کو کہتے ہیں لہندہ پنجاب اور چڑھدا پنجاب جو انڈیا میں, اور کشمیر کے کچھ مختلف علاقوں میں اور ہندوستان کے شمالی کچھ علاقوں میں منایا جاتا ہے. اور یہ کچھ جنوری کے وسط میں منایا جاتا ہے. یہ سردیوں کے جانے کی جب سردیاں جا رہی تب یہ شروع ہوتا ہے تہوار, اور گرمیوں کی آمد کے سلسلے میں اور بڑے دنوں کی آمد کے سلسلے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سورج دیوتا سے منسوب ہے جو ان کا کنسیپٹ ہے جی. اور جس طرح بسنت اور بیساکھی منائی جاتی ہے یہ لوہڑی کا تہوار بھی منایا جاتا ہے. اور آگ کا الاؤ جلا کر یہ لوگ تہوار مناتے ہیں, وہاں کھانا بناتے ہیں, رات کو آگ جلاتے ہیں اور ساتھ ساتھ کھانا بناتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کو تحائف دیتے ہیں. یہ تہوار ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے مختلف نام ہیں ہندوستان کے کچھ علاقوں میں. اس کو پونگل, سنکراتی, کھچڑی, باڈاگا اور اگاڑی بھی کہا جاتا ہے مختلف لینگویج میں. لیکن یہ جب منسوب کیا گیا دلہ بھٹی سے, دلہ بھٹی ایک بہت بڑا فریڈم فائٹر تھا اکبر بادشاہ کے دور میں. جلال الدین محمد اکبر نے ایک لڑکی کو اس کے سپاہیوں نے اٹھایا اور اس کے حرم میں لے جانے کی کوشش کی. وہ لڑکی ایک ہندو لڑکی تھی. تو جب وہ لے کے جا رہے تھے دلہ بھٹی راستے میں موجود تھا جنگلوں میں, اس کو پتہ چلا, اس نے وہ لڑکی بازیاب کرائی اور اپنے ساتھ اس کو جنگل میں لے گیا اور اس کی شادی ایک ہندو لڑکے سے کروا دی. وہاں شادی میں نہ تو کوئی پنڈت تھا, نہ لڑکی کے ماں باپ تھے, نہ لڑکے کے ماں باپ تھے. اس نے خود ہی ساری رسمیں ادا کر کے ان دونوں کی شادی کروا دی. اور اس لیے وہ ہندو جو اب بھی جو ہندو لوگ ہیں وہ دلہ بھٹی کی اس چیز کو بے حد سراہتے ہیں اور اسے ایک عظیم انسان مانتے ہیں. اور بعد میں جب دلہ بھٹی کو اصل تہوار تب شروع ہوا جب دلہ بھٹی کو پھانسی دی گئی تو احتجاج کیا ان لوگوں نے, ہندوؤں نے اور مسلمانوں نے, کہ یہ کیا کیا آپ نے, ایک بہت اچھا انسان تھا, ایک نیک انسان تھا. اور وہ ٹھیک ہے, وہ اکبر آپ کو پتہ ہے وہ تو ایک مارشل لا اس نے لگایا ہوا تھا یہاں ہندوستان میں آ کر, تو اس کے خلاف اس نے جہاد کیا تھا. تو اس طرح یہ تہوار کو منایا جاتا ہے. اور میں نے دیکھا اپنے بچپن میں, آپ کو بھی شاید یاد ہو, وہ ڈھولک والے آتے تھے اور سرنگی ان کے پاس ہوتی تھی. وہ ایک چھوٹے سے بچے کو ڈھولک کے اوپر بٹھا کے لوہڑی کے گیت گاتے تھے, شاید آپ کو یاد ہو. بالکل. وہ جو میر عالم لوگ ہوتے ہیں وہ یقیناً اب تو ہم وہ آخری جو نسل ہیں وہ جا رہے ہیں کہ جنہوں نے معزز ناظرین پریکٹیکل طور پر جو ہے وہ میر عالموں کو, ان کے بزرگوں کو, بچوں کو لوریاں دیتے ہوئے ہم نے دیکھا ہوا ہے. یقیناً ہم چھوٹے تھے تو ہمیں بھی اٹھا کر وہ لوریاں دی گئیں, اور آج اگر ہم کسی کو میر عالم کہیں تو وہ ہمارے گلے پڑتا ہے اور وہ اس کو اپنے لیے گالی تصور کرتا ہے. آج جتنے زیادہ جو ہیں وہ میر عالم ہیں, موسٹلی انہوں نے اپنی جو ذات ہے اس کو بدل دیا ہے. کوئی اپنے آپ کو شیخ کہہ رہا ہے, کوئی راجپوت کہہ رہا ہے. اور میرا مقصد معزز ناظرین کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے, میں ایک ضمناً بات آئی تو میں نے کہا کہ وہ میں کروں. تو باجوہ صاحب اب بھی آپ کو اب کبھی نظر آئے ہیں جو وہ میر عالم ہوتے تھے؟ جی وہ اب تو کبھی نظر نہیں آیا, لیکن ہم مزہ بڑا لیتے تھے جب وہ آتے تھے. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ یہ جو امیر عالم تو اپنے نام رکھے ہوئے, اصل میں میراثی ان کو کہتے ہیں. میراثی لفظ نکلا میراث سے. میں تو ادب کی بات کر رہا ہوں, ادب کی وجہ سے میں امیر عالم کہہ رہا ہوں. سر یہ بہت ادب والا لفظ ہے میراث. جی جی, میراث وراثت سے. وہ یہ سمجھتے کہ ہمارا جو علم آ رہا ہے سینہ بسینہ, ہمیں جو فن آتا ہے نا موسیقی کا, وہ میراث ہے ہماری, کوئی اور اس پہ قبضہ نہیں کر سکتا. میں آپ کو یہ بتاؤں. جی جی. اور اگر کوئی اور جیسے عطا اللہ اگر اس فیلڈ میں آ گیا تو اس کو پتہ ہے کیا کہیں گے, وہ اس کو نان مراثی کہتے ہیں. عطائی اس کو کہتے ہیں, یہ عطائی ہے, اس کو اللہ نے عطا کیا ہے. بالکل. اس کو کسی استاد نے عطا نہیں کیا, اسے اللہ نے عطا کیا, اس کو عطائی کہتے ہیں وہ نان مراثی کو. تو جب میوزک ڈائریکٹر کو اگر بنتا تھا, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں تو جیسے نصرت فتح علی خان, نون گناہ والا خان, خان نہیں, تو وہ ان کے لیے استعمال لفظ ہوتا تھا خان, ٹھیک ہے. تو جب کوئی نان مراثی بنتا تھا میوزک ڈائریکٹر پاکستان فلم انڈسٹری میں, تو اس کو کہتے تھے ماسٹر عبداللہ, ماسٹر عنایت حسین, خواجہ خورشید انور, ان کے ساتھ خان نہیں لگ سکتا تھا. یہ ان کی پہچان ہوا کرتی تھی. تو میراث ایک اچھا لفظ ہے اور میراث ایک ادب والا لفظ ہے, کیونکہ جتنا ادب ان کو آتا ہے کسی اور کو ادب بھی نہیں آتا تھا. یہ نوابوں کے گھروں میں
ادب سکھانے کے لیے ملازم ہوا کرتے تھے، یہ جو میراث ہوتے تھے۔ ادب کے ساتھ باجوہ صاحب ایک ضمناً میں نے کہا میں بھی عرض کر لوں، ہم بادشاہوں کا اگر ڈیٹا وہ نکالیں نا تو یہ جو میراثی تھے، میر عالم لوگ تھے، تو بادشاہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی ان کو رکھتے تھے، اور یہ پہناوا آج بھی آپ دیکھیں تو ان کا جو رہن سہن وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو پہناوا ہوتا ہے وہ آپ اور میرے سے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ تو یہ ان کے پاس ٹیلنٹ تھا کہ جو بادشاہ تھے وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی جو ہے وہ انہی کو پسند کرتے تھے اور رکھتے تھے، اور اس وجہ سے پھر یہ ان کو تیار بھی اس حوالہ سے کرتے تھے۔ جی وہ ٹھیک آپ نے کہا، لیکن آج کا رہن سہن تو شاید اتنا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن کھانا وغیرہ ان کا بہت اچھا ہوتا ہے۔ جیسے کریلے گوشت ان کی فیوریٹ ڈش ہوتی ہے، کریلے کھانا گوشت اچھا پہ تو کھاتے مرتے ہیں جی۔ دھنیا گوشت، کریلے گوشت، ایک مراسی صاحب کا جو ہے نا خان صاحب کا انعام نکلا ہے 2 لاکھ روپے کا کہیں سے، تو وہ انہوں نے دن رات کریلے گوشت پکانا شروع کر دیا۔ لطیفہ میں اینڈ پہ آپ کو سنا دوں، اور وہ اس کا ایک دوست تھا یا رشتہ دار تھا، وہ بڑی دور دراز سے اس کو پتہ چل گیا کہ اس کا نام نکلا، چل بھی اندر وال چلیے ادھر کھانے پینے، تب تک اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے یقیناً۔ وہ آیا نے کہا اللہ نے تیری بڑی باں پھڑی یار، انہوں نے کہا تو ساڑی چھڑاونی نہیں ویکھی، وہ تو کھا گیا میں تارے پیسے۔ اس طرح وہ جلدی پیسے یہ ختم کرتے ہیں، اور معذرت کے ساتھ یہ ہمارے بہت ہی اچھے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو ہمارے کانوں میں رس کون گھولتا، موسیقی کہاں سے آتی، میوزک کہاں سے آتا، دنیا حسین کس طرح لگتی۔ دنیا کا اگر حسن نکھرا ہے، اگر آپ میں میوزک کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور تو ان کی وجہ سے نکھرا ہے، اور ہمارے کانوں میں جو رس گھولتے ہیں نا۔ اچھا باجوہ صاحب ہم دوسری طرف نکل گئے، اس پہ کسی دن اسپیشل پھر پروگرام کریں گے۔ تو اصل جو بات ہم کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تہواروں کی۔ جو تہوار ہوتے ہیں وہ معزز ناظرین جب ہم ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ہر موسم میں ہر مہینے کا ایک تہوار ہوتا ہے جسے بر صغیر پاک و ہند میں ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہ سیلیبریٹ کیا کرتے تھے، اور ان تہوار میں وہ خوشیاں وہ شامل کرتے تھے اور اپنے تہواروں کو یادگار بناتے تھے۔ تو آج بھی ہمیں جو ہے وہ ان تہواروں کو منانے کے لیے اپنا جو ہے وہ عملی کردار وہ ادا کرنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو اگر ہم سیلیبریٹ کریں گے تو آنے والا وقت آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ انہی الفاظ کے ساتھ آج کے کرنٹ افیئر پروگرام میں آپ سے اجازت چاہیں گے۔ سلیم اللہ باجوہ صاحب آج ہمارے ساتھ تھے، اپنے میزبان عطا محمد قصوری کو اجازت دیں۔ نیکسٹ پروگرام میں پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ڈسکس کریں گے، تب تک کے لیے اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔